पत्रकार बिक चुके हैं। मैं नहीं मानता। प्रद्युमन जी, ये भारत है। पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा, कुछ लोग अगर बिक गए तो बिक गए, क्या दिक्कत है? भारत में जब हमें ये आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, तो हर व्यक्ति को आजादी अगर वो ले रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? यदि ये अभिव्यक्ति की आजादी है जी, तो पत्रकार कहना ही क्यों है? अगर पत्रकार कह रहे हैं तो पत्रकार की अपनी एक सीमा है। कोई भी शिक्षक किसी विद्यार्थी को ये नहीं बताता कि आप पत्रकार बनने के बाद रिश्वत लीजिएगा, ये गलत खबर दिखाइएगा, ये छुपा दीजिएगा, ये डायरेक्ट तो कोई नहीं कह रहा। हाँ, लेकिन क्या इनडायरेक्ट भी नहीं कहता। इनडायरेक्ट भी कोई नहीं कहता, लेकिन आपको गाड़ी चाहिए, आपको बंगला चाहिए, आपको कोठी चाहिए, आपको ऐशो आराम चाहिए। एहसास कौन दिला रहा है? पत्रकारिता थोड़ी कह रही है कि तुम एसी में बैठो, पत्रकारिता थोड़ी कह रही है कि तुम कार से चलो। इतना भी बुरा नहीं है। पत्रकारिता कर रहे हैं वो सिर्फ इसे एज अ करियर ही देख रहे हैं, समाज सेवा बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। क्या इस बात को आप मानते हैं? जो दिखेगा वो बिकेगा। से मैं ये सारी चीजें उनको प्रैक्टिकली दिखा दूं ताकि वो ये बात समझ जाए कि पत्रकारिता ये है, ये नहीं है। पत्रकारिता वैसी अब है नहीं जैसी लोगों ने सोची थी। क्या पत्रकारिता के छात्र को जी, धार्मिक होना चाहिए? आस्तिक होना जरूरी है। 80 तो नहीं, कम से कम 50 बच्चे ऐसे होंगे जो ये चाह रहे होंगे कि मैं एंकर बनूंगा, टीवी पे आऊंगा, तभी मैं इसमें एडमिशन लेता हूं, और यही सपना दिखाकर इंस्टीट्यूट इनको अपने इंस्टीट्यूट में क्या एडमिशन दे देती है। जब वो पत्रकारिता में पहले वर्ष आता है तो वो ये सोच के आता है कि मुझे टीवी पे आना है या मुझे इस चैनल पर आना है, तो वो जो सपना साकार करना है तो उसके अंदर ललकता है, और उसकी ललक, उसकी इच्छाओं को उस संस्थान की जिम्मेदारी बनती है। संस्थान इस ललक को मैं नहीं मानता। यदि एक शिक्षक चाहे भी ऐसा करना जी, तो क्या किसी एक संस्था से वो जुड़ा है तो वो उसे मदद करने देती है? संस्था क्या, शिक्षक जो पढ़ा रहा है तो क्या संस्था बार बार झांकने जाएगी कि क्या पढ़ा रहे हो, क्या नहीं पढ़ा रहे हो? समाज सेवा के रूप में पत्रकारिता बनी थी, पत्रकारिता लोग करते थे। जी बिल्कुल। लेकिन अभी जो भी बच्चे जहाँ कहीं भी पढ़ते हैं, पत्रकारिता की पढ़ाई करते हैं जी, वो सिर्फ इसे एज अ करियर ही देखते हैं। आपकी जो चिंता है वो गलत नहीं है। समझ की जो क्षति हुई है, भागने की दौड़ है, पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है, जल्दी चलना है, जल्दी पाना है। कह रहे हैं कि अगर कोई पत्रकार बिक रहा है पैसों के लिए, किसी के लिए पत्रकारिता कर रहा है, तो वो इंसान है तो कर सकता है। तो ऐसा थोड़ी है कि पत्रकार बिल्कुल ही बिक गया है। मेरा एक मानना है कि जिस थाली में खाओ उसमें छेद मत करो। एक समय में कुछ बातें समाज पर अपना असर डालती हैं, उनका वर्चस्व होता है, और उन्हीं बातों को सुनकर समझकर समाज का किसी चीजों को देखने का नजरिया बदलता है। जैसे अभी के समय में कुछ वाक्य कुछ ज्यादा ही प्रचलित है। जैसे अभी कहा जाता है कि पत्रकारिता बिक चुकी है, पत्रकार बिक चुके हैं, और मीडिया चौथी स्तंभ लोकतंत्र की नहीं रही। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए, समझने के लिए मैंने आज सोचा कि इस पर गहन चिंतन मंथन किया जाए। इसलिए आप अभी मंथन चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रद्युमन पांडे, और आज के इस बातचीत के लिए हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेस्ट हैं। इन्होंने टीवी जर्नलिज्म में पीएचडी कर रखी है और 20 वर्षों से ये अध्यापन का काम कर रहे हैं। अपने समय में प्रिंट मीडिया में डेवलपमेंट और पॉलिटिकल पत्रकारिता के भी ये अनुभवी हैं। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर आनंद पहाड़िया का। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने ये जो दर्शक हैं इनको संक्षेप में ये अवगत कराएं कि 20 वर्षों का जो आपका ये अध्यापन का कार्य है वो कैसा रहा, ये सफ़र कैसा रहा, और टीवी में आपने पीएचडी की, उसके बाद से अब तक कैसा रहा ये अध्यापन का काम आपका? पहली बात तो जो भी 20 वर्ष तो नहीं है, 19 वर्ष है लगभग मुझे अध्यापन करते हुए। जी, बहुत अच्छा सफ़र, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, बहुत नज़दीकियों से समझने की कोशिश करी, भ्रमित भी हुआ, अभी भी होता हूँ, ऐसा नहीं है क्योंकि मनुष्य है। लेकिन एक शिक्षक होने के नाते जो जिम्मेदारियाँ एक पत्रकारिता में होती हैं हमारे ऊपर, वो बाखूबी मैंने बहुत बारीकी से देखी। जब मैं खुद विद्यार्थी जीवन में था तब मुझे नहीं पता था कि पत्रकारिता होती क्या है, पत्रकारिता कैसे की जाती है, लेखन क्या है, बोला कैसे जाता है, वो विषय क्या होंगे,
जिस पे पत्रकारिता लेखन किया जाए या पत्रकारिता को बताया जाए, ये मुझे बिल्कुल भी तनिक भी ज्ञान नहीं था। लेकिन जब मैंने पत्रकारिता पढ़ना प्रारंभ करी तो शुरुआत में एक जैसे सभी लोगों में होता है वैसे मैं भी विद्यार्थी था, एक अलग थी, एक आग थी, क्रांति लगा देंगे, आग लगा देंगे, ये करप्शन, ये न्याय, ये सब चीजें करने की एक चेष्टा मन में थी। शुरुआत होती है 2000 से, जब मैंने पत्रकारिता में एडमिशन लिया तो बहुत जो शहर था, विश्वविद्यालय बड़ा था, पुराना था, लेकिन शहर बहुत छोटा था। बहुत ज्यादा कानपुर से आपने पढ़ाई लिखाई? नहीं, मेरी बुंदेलखंड की पत्रकारिता, मेरी बुंदेलखंड की, बाकी शिक्षा जो है वो मेरी कानपुर की है। तो बुंदेलखंड ऑलरेडी बहुत उस जमाने में, उस टाइम पे पीछे था। बहुत लोगों के अंदर पत्रकारिता का अखबार ही एक माध्यम होता था, और जब हमने पत्रकारिता स्टार्ट करी तब टेलीविजन पत्रकारिता का उदय मतलब हो चुका था, लेकिन पत्रकारिता टेलीविजन की बहुत ज्यादा लोगों के घरों तक पहुंच चुकी थी बहुत अच्छी तरीके से, और राइज कर रहा था आदमी को, लोगों को, युवाओं को उसमें रोजगार के अवसर नजर आ रहे थे, नई दिशा दिख रही थी, देश एक नई क्रांति की तरफ जा रहा था, सच की तरफ दिखता था। जो लोगों का शोषण जो था, लोगों का न्याय था, वो पत्रकारिता के माध्यम से आना प्रारंभ हो गया था। और मुझे जब मैंने पढ़ा तो मेरे एक शिक्षक ने ये बताया कि पत्रकारिता मिशन हुआ करती थी। उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। जी, लेकिन एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। इसमें जैसे आपने पढ़ाना शुरू किया जी, तो इसमें किन बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो शुरुआत की बात करें तो जब मैंने पढ़ाना प्रारंभ किया तो मेरे लिए एक चुनौती थी कि मैं बहुत पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं रहा। लेकिन जब मैंने पत्रकारिता पढ़ाई करी तब एक अंदर से जिज्ञासा रहती थी कि ऐसा क्यों, क्या और कैसे, ये जो प्रश्न थे ये बहुत अंदर रहते थे। तो उसको देखकर अखबार पढ़ने की एक लालसा रहती थी कि कल कक्षा में कुछ पूछा जाएगा, अध्यापक कुछ पूछेंगे, तो अखबार जरूर पढ़ना था। और अखबार का जो पृष्ठ है, पहला पृष्ठ है, उसको पढ़ना, और उसके बाद संपादकीय पृष्ठ को पढ़ना। ये एक रोचकता, एक ऐसा लगता था कि मैंने आज कुछ सीखा, मैंने कुछ जाना कि देश में, विदेश में, अर्थ में, राजनीति में, समाज में क्या घटित हो रहा है, ये समझने की कोशिश करता था। और धीरे धीरे वो रोचकता पत्रकारिता में बढ़ी कि अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं लिख नहीं पाऊंगा। ये एक चीज थी। लिखने की जो मेरी आदत थी वो उस दौर में जब मैंने पत्रकारिता प्रारंभ करी तब मेरी आदत नहीं थी, लेकिन जब पत्रकारिता आई तो लिखना भी हमारी एक मजबूरी नहीं कहेंगे, वो हमारा दायित्व था कि हमें एक अच्छा पत्रकार, कलम का सिपाही जिसे कह सकते हैं, कि कलम हमारी ताकत थी। उस दौर में हमने पत्रकारिता स्टार्ट करी थी। माइक आ चुका था, लेकिन मेरा मानना था, मेरे गुरु ने बताया था कि पत्रकारिता अगर आपको करनी है तो पहले प्रिंट से स्टार्ट करें, प्रिंट माध्यम में जाएं, और फिर अगर आप जब परिपक्व हो जाएं, जब आप उस काबिल हो जाएं, तब आप इलेक्ट्रॉनिक की साइड में जाएं। तो मेरा यही रहा शुरू से कि मैं प्रिंट में ही काम किया, और प्रिंट में करते करते मुझे गुरुओं का बड़ा अच्छा आशीर्वाद रहा, और मेरे माता पिता का सबसे बड़ा आशीर्वाद, उनके बदौलत आज जो भी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि कुछ मित्र भी थे, और शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने मुझे मार्ग में जो इतनी भी अड़चनें आ रही थी, और बहुत सारे हमारे पढ़ने वाले लोग कुछ पत्रकारिता कर रहे थे और कुछ पत्रकारिता छोड़ रहे थे, उस दौर से जब मैं गुजर रहा था, मैं ही पत्रकारिता कर रहा था, तब मुझे मेरे शिक्षक मिले और उन्होंने जब बताया कि पीएचडी भी होती है, तब मैंने सन 2005 में सोचा कि मुझे पीएचडी करनी चाहिए, मुझे शोध करना चाहिए, मुझे शिक्षक बनने के लिए पहली सीढ़ी है कि मुझे पीएचडी करनी चाहिए। तब मैंने पीएचडी करना स्टार्ट किया, और पीएचडी करते करते, शोध करते करते मुझे पढ़ने में रुचि आ गई। विषय ऐसा था कि टेलीविजन पर बात मेरा शोध का विषय था, तो मैंने टेलीविजन से संबंधित जितनी भी किताबें हैं, चाहे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन हो, बुंदेलखंड की विश्वविद्यालय की जो किताबें हों, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो किसी भी तरीके की शोध पत्र हों उस जमाने में किए गए, उनको पढ़ना, उनसे कंटेंट निकालना, उसको लिखना, ये एक वहां से चलन आया। लेकिन जब सन 2006 में मुझे देवी विश्वविद्यालय इंदौर में पहला ब्रेक मिला कि आप पढ़ाने योग्य हैं,
तो कुछ ऐसा विषय था जो बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाने की कोशिश करते, उस विषय को मुझे दिया गया, वो था पत्रकारिता का इतिहास। तो मेरे लिए भी चैलेंज था, पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन कैसे पढ़ाया जाए विद्यार्थियों को, और मुझे अपने से 2 साल 3 साल 4 साल बड़े विद्यार्थियों को पढ़ाना था, और मैं अभी बिल्कुल फ्रेश था, पत्रकारिता करके निकल कर कुछ करके आया था। तो फिर मैंने एक लाइब्रेरी अटेंड करी, अखबार पढ़ना स्टार्ट किया, इतिहास पढ़ा पत्रकारिता का, फिर वहाँ से रुचि आई, और फिर कुछ महीनों बाद ही मुझे दूसरा विषय मिला, फिर मुझे तीसरा विषय मिला, और ऐसे मैं पढ़ते पढ़ते, और ये मेरे को समझ में आ चुका था कि बिना पढ़े बिना तैयारी के आप कक्षा में विद्यार्थियों के से मुखातिब नहीं हो सकते, आप बातचीत नहीं कर सकते, आप उनको नहीं ज्ञान नहीं दे सकते, आप टिक ही नहीं सकते जब तक आपके पास खुद ऐसा कुछ बताने योग्य ज्ञान नहीं होगा या कोई नई जानकारी नहीं होगी, शिक्षक नहीं टिक सकता वहां पर। तो ये कह लीजिए कि जीविका चलानी थी, जीवन में अपना नाम करना था, माँ बाप का नाम रोशन करना था, अपने आप को एक जगह स्थान प्राप्त करना था, तो वो पढ़ना पड़ा। और वो दौर था जो मैंने पढ़ाया भी, पीएचडी भी करी, दोनों काम एक साथ करता रहा। अभी आप पढ़ा रहे हैं इसमें? जी, अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ। जो ये पढ़ाने में मैंने चुनौती की बात की कि पढ़ाने में क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, इसको और थोड़ा विस्तार से मैं अगर पूछूं कि कुछ किताबें हैं मास कम्युनिकेशन को पढ़ने के लिए, जी। जैसे केवल जय कुमार, डेनिस मैकवेल का किताब है, हाँ जी, शंकर सिंह की है, कुलदीप कुमार का जी। ये सारी किताबों में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं कि जर्नलिज्म करने वाले बच्चों को कैसा होना चाहिए और जर्नलिज्म होता क्या है, उसके सिद्धांत हैं। जी, ठीक है। लेकिन अगर धरातल पर हम देखें, समाज में अगर ये इन सारी सिद्धांतों को अप्लाई करने की कोशिश करें तो वो नहीं दिखती। देखिए, दिखती नहीं है तो मैं नहीं मानता, कम और ज्यादा हो जा सकती है। मैं नहीं मानता कि पत्रकारिता नहीं है। आज पत्रकारिता है तो शायद आप मेरा साक्षात्कार या पॉडकास्ट कर रहे हैं, यही पत्रकारिता का, और आप खुद समझ सकते हैं कि आप इस काबिल बने हैं, तो फिर कहीं ना कहीं पत्रकारिता तो जिंदा है। जी। मैंने बोला ना कि पत्रकारिता मिशन थी। हाँ बिल्कुल, मैं इसमें थी कहूंगा, मिशन थी, और आज भी स्वीकार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पत्रकारिता मिशन थी, फिर वो एक पैशन हुई, अब वो प्रोफेशन में बदल गई, बाजार बन चुका है। और मुझे लगता है कि जिस भी चीज का बाजार जब तैयार होता है तो उसका हास होता है, उसका नाश भी होता है, उसकी दुर्गति भी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्योंकि पत्रकारिता कर कौन रहा है? इंसान, व्यक्ति तो कर रहा है ना। तो अगर व्यक्ति के अंदर वो नैतिकताएं हैं, इंसानियत है, एक मानवीय जो संवेदनाएं हैं, तो वो आज भी जीवित है, और अगर वो जीवंत हैं तो सच्ची पत्रकारिता आज भी है। आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई पत्रकार बिक रहा है, पैसों के लिए किसी के लिए पत्रकारिता कर रहा है, तो वो इंसान है, तो वो कर सकता है? नहीं, बिकना तो ये स्वाभाविक पत्रकार पर ही क्यों ना, डॉक्टर नहीं बिकता, इंजीनियर नहीं बिकता, क्या नेता नहीं बिकता? बिकता तो सब है। लेकिन पत्रकार की तो अपनी अलग भूमिका होती है। नहीं, अलग किसकी? नहीं, अलग कैसे हो सकती है? अलग तो सबकी भूमिकाएं हैं, लेकिन व्यक्ति अपना नैतिक मूल्य, जो उसकी जिम्मेदारी है, वो एक नागरिक है भारत का, वो अपनी नैतिकता को मत भूले। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो राजनीतिक व्यक्तित्व हो, वो उसकी अपनी नैतिकताएं, उसकी अपनी प्राथमिकताएं वो हैं। अगर तो मुझे लगता है कि कहीं धूमिल नहीं होगी। और आज लोगों ने नाम, आप प्रभाष जोशी इंदौर में देखिए, आज भी नाम है, जनसत्ता के संपादक रहे। बहुत सारे लोग, एक नाम बताऊं मतलब कि जिन्होंने पत्रकारिता तो है। अभी अगर मैं अभी पढ़ रहा हूँ, हरिशंकर विद्यार्थी से लेकर आप उस जमाने से लेकर अभी, अब देखिए आयाम बदलेंगे तो लोगों का वो दौर, अगर हम ये कहें कि वो पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में जमीन आसमान का अंतर है, तब अखबार 2 पन्नों का होता था, आज 12 पन्नों का होता है। तो अखबार मालिक ये कहता है, संपादक भी कहता है कि हमें अखबार चलाना है, अखबार चलाने के लिए हमें पत्रकार को तनख्वाह भी देनी है। मुझे याद है आज भी, जब मैंने अपनी प्रशिक्षण स्टार्ट किया तो फ्री में था मेरा, और बहुत छोटे से अखबार में था। फिर मैं कुछ महीनों के बाद जब मैं परिपक्व हुआ, थोड़ा बहुत ही सीखा, तब मैंने जागरण लिया। आज का विद्यार्थी, आज के लोग ये चाहते हैं मैं सीधे बड़े बैनर में जाऊं, आज तक में जाऊं, एनडीटीवी में जाऊं, यहां पर जाऊं। लेकिन बैनर बड़ा क्यों?
पहले आप सीख लीजिए पत्रकारिता है क्या, समझ तो देखिए कि पत्रकार में कितना पैशंस है, कितना धैर्य है, उसके अंदर ज्ञान क्या है। अब आप ग्लैमर के चक्कर में सबसे बड़ी दिक्कत है कि ग्लैमर सिखाने में क्या परेशानी आती है, बच्चे नहीं सीख पाते हैं। अब तो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि सीखना नहीं चाहते, बस हाँ प्रतिशतता कम होती चली जा रही है। हथेली पे सरसों जमाना ज्यादा है और जल्दी नेम और फेम पाने के चक्कर में, क्योंकि पत्रकारिता क्या आया, मैंने बोला ना कि जब प्रिंट था तब इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, जब इलेक्ट्रॉनिक आया तब डिजिटल नहीं था, जब इलेक्ट्रॉनिक आया तो डिजिटल में अब आप देखिए हर आदमी यूट्यूब पर छाया हुआ, हर व्यक्ति पत्रकार बन रहा है। और सिटीजन जर्नलिज्म का नाम आया जब लोगों ने सिटीजन जर्नलिज्म लाए थे, तब ये कभी नहीं सोचा था कि हर आदमी पत्रकार बन जाएगा। लेकिन सच आज भी दबा हुआ है। इतने पत्रकार, इतने पत्रकारिता के संस्थान, इतने मीडिया हाउसेज होने के बावजूद आज भी सच की, क्योंकि हर चैनल एक ही बात कह रहा है, पहली खबर, पहला सच। तो ये एक थोड़ा सा अजीब सा लगता है। और जो आज की पत्रकारिता है, टेलीविजन की जो चीख चिल्ला चोट मर्यादित भाषाएं नहीं है, ये हमें लगता है कि हमें बतानी चाहिए। एंकर को भी पहली सीढ़ी बनती है कि पत्रकार को भी वही भाषा, जैसे कि उसकी पहली सीढ़ी, एंकर की पहली सीढ़ी तो आपसे होकर ही गुजरती है। तो हमारे आपका जो मैं पर्सनल रिव्यू जानना चाहता हूँ, हाँ। किस तरीके से आप उन पत्रकारों को ट्रेन करते हैं, उन पत्रकारों को भेजते हैं समाज के भीतर कि वो इस जो ये पत्रकारिता है उसको वो बाजार ना समझे। देखिए वही बात है कि जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, सच्ची पत्रकारिता, अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, वो आज भी जीवंत हैं। और जिनकी अपनी अपेक्षाएं हैं, तो अपेक्षाओं पर तो ईश्वर ने भी रोकथाम नहीं लगा पाई। तो ये तो वही बात हो गई कि जो नहीं हमारा जो दायित्व है, हमारी जो ड्यूटी है, हमारी जो एक शिक्षक होने के नाते एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हम पूरी करते हैं। आप क्या करें और कैसे करें और क्या नहीं करें, ये हम पूरा बताते हैं। अब बाकी वो उसकी प्राथमिकताएं बन जाती हैं कि वो चुनने की शक्ति, वो उसके बिल्कुल कि उसके वो भाग रहा है। आज का पत्रकार भाग रहा है, ठहर के नहीं, पढ़ना नहीं चाहता। पढ़ना चाहिए, पढ़ना बहुत जरूरी है। वो बहुत जल्दी वो उस स्थान पर पहुंचना चाहता है कि उसके व्यूअरशिप कितने हैं, उसकी टीआरपी कितनी है, कितने लोग देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। उसका जो उसकी भाषा है, उसका जो ज्ञान है, वो उसको सर्टिफाइड करता है कि वो कैसा पत्रकार है। मुझे ऐसा लगता है कि आज भी जब आप अखबार पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो डाटा और फैक्ट्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम लोग आज भी अगर पुराने डाटा को बात करें तो वो अखबारों के जरिए ही निकालते हैं, उन्हीं से चेक करते हैं कि सही है कि गलत है। अब डिजिटल युग आ गया तो वो बात अलग है। लेकिन मुझे लगता है कि जब पढ़ना कम हो गया, लेखन कम हो गया है, और ये सिर्फ पत्रकारिता में नहीं, क्योंकि पौध जब बीज लगाएंगे ना आप, तो बीज का फर्क आता है। फसल तो वैसी आएगी, मिट्टी कैसी है। मिट्टी में सिर्फ आप ये सोचें कि खाद डालकर, यूरिया डालकर सिर्फ उपजाऊ करते रहें, हरी हरी कर लें और फल लेते रहें, तो ये गलत है। मिट्टी की उपजाऊ कैसी है, मिट्टी कैसी, उसकी कैसी देखरेख करें, उसकी कैसा काम कर रहे हैं, वो भी डिपेंड करती है। कि हर चीज के लिए सिर्फ एक समाज पर और लोगों पर और संस्थानों पर डाल दें, नहीं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि समाज भी उस तरीके से तैयार करे लोगों को कि पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। पत्रकारिता को मद्देनजर एक शब्द आता है, निष्पक्षता जी, ऑब्जेक्टिविटी जी। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या अब वो बची है या वो भी बिक गई है? नहीं, आप एक शब्द के ऊपर पीछे पड़े हैं कि कुछ लोग अगर बिक गए हैं तो बिक गए हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन पत्रकारिता तो आज भी चल रही है और धड़ाके से चल रही है और डंके की चोट पर चल रही है। कुछ लोग बर्दाश्त कर पा रहे हैं, जो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं वो एडजस्ट नहीं कर पाते। तो जो अपने आप को सरवाइव करना, जो सत्य के साथ चलेगा, तो वो परेशानियां तो होंगी। आप एक जो भेड़ चाल से हटकर चलेंगे तो समस्याएं तो आएंगी।
कि जो पूरी दुनिया एक तरफ चल रही है और आप एक अलग अलग चल रहे हैं, तो उसमें समस्याएं तो आनी है। बिल्कुल, बिकना ना बिकना ये व्यक्ति के व्यक्तित्व पर और उसके विचारों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि वो बिके ना बिके, सच को दिखाए। अब ये चीजें तो उस पर बताई जाती हैं। वैसे एक चीज ये भी है कि पत्रकारिता वैसी अब है नहीं जैसी लोगों ने सोची थी। हमें आजादी, जो भारत को आजादी दिलाने में पत्रकारिता का योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और मुझे लगता है कि हमें और समाज को उस पत्रकारिता को पढ़ना चाहिए, उन लोगों के बारे में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि पत्रकारिता ने कैसे क्रांति और कैसे आज़ादी हमें दिलाई है। हमारा शोषण, हमारा क्या कितना, और आज इस देश के अंदर मुझे लगता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण में अगर सबसे बड़ा सरकार ने, समाज ने जो किया, उसमें कहीं ना कहीं बड़ा योगदान मुझे लगता है पत्रकारिता का। निष्पक्षता पे आपने नहीं बताया, क्या है निष्पक्षता? अगर नहीं है तो उसके जगह पे कौन से शब्द को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अभी? मुझे लगता है स्पष्टीकरण नहीं है। स्पष्टीकरण नहीं है। हाँ, हर आदमी गोल गोल घुमा के बात करना चाहता है। वो सच भी बताना चाहता है लेकिन बचना भी चाहता है। तो जब इस तरह की पत्रकारिता आती है तो समस्या खड़ी होगी। स्पष्टीकरण कौन दे, जिम्मेदारी कौन ले? तो जिम्मेदारी अब एंकर लेगा या पत्रकार लेगा या उस संस्था का मालिक लेगा? कौन है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले संपादक को स्वतंत्रता हुआ करती थी, प्रेशर नहीं हुआ करता था। वो काम कर रहा है तो कर रहा है, उसके ऊपर ये नहीं कि सर्कुलेशन क्या होना चाहिए, उससे उसको कोई मतलब नहीं कि विज्ञापन कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। उस समय का पत्रकार करता था काम, उसको लगन थी कि अगर ये अपराध हुआ है या ये घटना घटी है तो मुझे ये समाज के सामने दिखाना है और बताना है कि ऐसा है। तो वो अब उनके पास अब स्वार्थ नहीं था। हाँ, स्वार्थ नहीं था। सिर्फ पत्रकारिता के अगर लिहाज से बात की जाए तो एक सोशल मीडिया जो अभी पत्रकारिता के सीने पे वार कर रही है, या यूं कहें कि किस तरीके से ये अपना योगदान पत्रकारिता में निभा रही है। पत्रकारिता क्या इससे खतरा है सोशल मीडिया से, या इससे और ज्यादा निखर के बाहर आया है और लोगों को जो सूचना पहुंचाने का काम हमारा? पहली बात तो ये आपने जो कहा सीने पे वार कर रही है, ये तो मैंने ये इसलिए भी कहा क्योंकि आप अभी हम देख पा रहे हैं कि हर व्यक्ति पत्रकार है। कोई भी यूट्यूब चैनल खोल के माइक लेके पहुंच जाता है पब्लिक में। उस वजह से जो रियल पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता की पढ़ाई करके अपना आईडी बनवाकर और कितने वर्षों का अनुभव लेकर जब समाज में जाते हैं तो उन पर सवाल उठते हैं कि ये प्रद्युमन जी, ये भारत है। पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर रिलायंस फ्रेश भी है और आज भी बाजार में मंगल बाजार, सोम बाजार, बुध बाजार, शुक्र बाजार, शनि बाजार, रविवार बाजार लगता है। ठेले पे आज भी सब्जी बिकती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आज जोमेटो भी चल रहा है, स्विगी भी चल रहा है और ब्लिंकिट भी चल रहा है। तो समय के हिसाब से हमको और आपको बदलना तो पड़ेगा। इसमें नकारात्मकता, नेगेटिविटी या सोच कर देखें तो गलत है। मुझे लगता है कि युवाओं को रोजगार मिला, आत्मनिर्भर बन रहे हैं और उनको स्वतंत्र पत्रकारिता, और हर व्यक्ति को भारत में जब हमें ये आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, तो हर व्यक्ति को आजादी अगर वो ले रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, वो गलत बात है कि अगर उस आजादी के माध्यम से वो पत्रकारिता के मूल्यों का जो हनन कर रहा है, जो नुकसान कर रहा है, जो क्षति हो रही है, वो बात गलत है। तो वही तो हो रहा है वो तो बहुत बड़ी गलती है। सब तो नहीं कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं लगभग जितने भी पत्रकार अगर माइक लेके पहुंच जाइए, आपने वो वीडियो देखा होगा सर, पप्पू यादव एक पत्रकार को पैसे पकड़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी वीडियो किस लिए बनाई जाती हैं और कैसे बनाई जाती हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बता देंगे तो बताने का। देखिए, हर आदमी चमकना चाहता है हीरे जैसा, हर आदमी बिकना चाहता है। बिकने का मतलब वो पैसे से नहीं, वो सबसे शिखर पर जाना चाहता है। तो शिखर में और उसके वर्चस्व में और उसके व्यक्तित्व में निखार में एक सबसे बड़ी भूमिका आ गई आज पत्रकारिता।
जो दिखेगा वो बिकेगा। तो जो दिखाने वाला समाज ने ही किया ना, वो तो दिखावा करना। तो मीडिया तो एक भूमिका है, वो तो एक टूल की तरीके से है कि आज मीडिया को आप एक टूल की तरह बता रहे हैं। बिल्कुल, वो तो एक लोकतंत्र की चौथा स्तंभ है। हाँ, तो लेकिन उस चौथे स्तंभ को जीवित करने के लिए आज वो सही और गलत चीजों पर भी तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है ना। आपको एक फोन दिया, अब आप उस फोन में पहले जब आता था कीपैड था, आज एंड्रॉइड है। तो अब हम क्या, एंड्रॉइड आने की वजह से क्या उसके अंदर कुछ चीजें कमी आ गई तो क्या हम फोन नहीं यूज करें एंड्रॉइड? 90% तो लोग एंड्रॉइड ही यूज कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर देश या राष्ट्र या विश्व किसी स्तर पर चल रहा है, आप उस स्तर पर अगर हम नहीं चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। 21वीं सदी है, तो 21वीं सदी से ताल युवाओं को मिलाने के लिए अगर वो चल रहा है तो बढ़िया। हमें और आपको, हम जैसे शिक्षक को, समाज को, हमारे परिवार को ये बताना पड़ेगा कि पत्रकारिता का मूल सिद्धांत क्या है। तो वो मूल अगर सिद्धांत लोग भूल रहे हैं तो हमें लगता है कि वो घर की परवरिश और शिक्षा में और कहीं ना कहीं इन चीजों में कमी है, या जो भी उसको दुरुस्त कर ले। तो हमें लगता है इसी पर हमें प्रश्न चिन्ह लगाने की कोई जरूरत नहीं। पत्रकारिता हमने डिजिटल मीडिया, अगर सोशल मीडिया अगर पत्रकारिता में प्रवेश करता है या पत्रकारिता करता क्या है, मुझे लगता है आज तो डिजिटल पत्रकारिता नहीं, बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि हर जो आवाज दब जाती थी वो आज आवाज दब नहीं रही है। आज आप देखिए कि पत्रकारिता किए हुए किसान के बच्चे पत्रकारिता में अपना ग्रामीण पत्रकारिता कर रहे हैं, और गांव डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो पत्रकारिता कर वो साक्षात भी कर रहे हैं, खबरों को भी ला रहे हैं, न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। इससे अच्छी क्या बात है। हर जगह तो कैमरा और टेलीविजन नहीं पहुंच सकता था, माइक नहीं पहुंच सकता था। आज वो हथियार के तौर पर अगर लोगों ने माइक ले लिया है, हथियार के तौर पर, गलत शस्त्र के तौर पर नहीं, लोकतंत्र के तौर पर। और ये भारत का संविधान उनको आजादी देता है कि आप इस बात की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, ये सच बता सकते हैं, ये सच दिखा सकते हैं, कहां न्याय है कहां अन्याय है, इसकी बात आप उठा सकते हैं अपने टेलीविजन के माध्यम से, आप अपने अखबार के माध्यम से, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इससे अच्छी कोई उपयोगिता मुझे लगता है कि भारत आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन ये भी नहीं है कि आप अपनी नैतिकताओं को भूलकर, अपनी गरिमाओं को भूलकर कोई किसी भी चीज को लेकर आप गलत तरीके से प्रेषित करें, संप्रेषण करें, तो वो गलत होगा। मुझे तो गलत ही होता है। उसके लिए मैं क्या, और आप अगर ऐसी पत्रकारिता चलती रही जो भी अभी की स्थिति है, तो आज से 10 वर्षों बाद आप पत्रकारिता का चेहरा भारत में कैसा देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की तकनीकी अभी भारत में पत्रकारिता को लेकर आई है, पत्रकारिता और अपने आप को विकसित करेगी। लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में आने वाले लोगों के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि वो पढ़ना जरूरी है। चाहे हमारी संस्कृति हो, चाहे वो हमारा इतिहास हो, चाहे वो राजनीति शास्त्र हो, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो विज्ञान हो, हर क्षेत्र में पढ़ें, जाने, समझें, तब बोलें और लिखें। तो मुझे लगता है कि सुनने वालों की कमी नहीं है और पढ़ने वालों की कमी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कुछ पढ़ने की क्षमताएं खत्म हो गई हैं, कि डिजिटल आ गया है, लेकिन मुझे लगता है कि स्थान बढ़ेगा, विकास होगा पत्रकारिता का, और आगे बहुत अच्छा विकास होगा। मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा विकास हो। हाँ। मुझे तो बस ये दिख रहा है कि जो पत्रकारिता है वो आपकी जो चिंता है वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की पत्रकारिता आज देखने को मिल रही है, जिस तरफ आप अपना ध्यान लगा रहे हैं या देख पा रहे हैं, वो गलत या सही के बीच में एक अच्छी चीजों को लेकर चलें, और सरकार को उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ नए कानून और व्यवस्थाएं लाएं। मेरी चिंता सर इसलिए भी ये है क्योंकि ये जो पत्रकार शुरू हो रहे हैं, जिनकी बात मैं कह रहा हूँ कि यूट्यूब पे जाके बैठ जाते हैं और अपनी पत्रकारिता करते हैं, ये उस वजह से भी कर रहे हैं क्योंकि जो पत्रकार पहले से काम कर रहे थे टीवी में, वो भी यूट्यूब पे आ गए जी। और एक और इसकी बड़ी वजह है, जो ये इंस्टीट्यूट हैं, जो ये लोग कॉलेजेस के एफिलिएशन ले लेते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, ऐसे लोग, यहां से जो बच्चे निकल रहे हैं उनके लिए भी यही एक साधन है, उनके लिए भी यही पत्रकारिता बची। तो क्या ये पत्रकार सच में पत्रकार बन पाएंगे? बिल्कुल। देखिए, इनको क्या शिक्षा? देखिए, जिसने ठान लिया कि मुझे पत्रकार, देखिए कोई भी शिक्षक पत्रकारिता, चाहे वो कोई भी एफिलिएशन लेता हो किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी विश्वविद्यालय का, और कोई भी संस्थान चला रहा है,
कोई भी शिक्षक किसी विद्यार्थी को ये नहीं बताता कि आप पत्रकार बनने के बाद रिश्वत लीजिएगा, ये गलत खबर दिखाइएगा, ये छुपा दीजिएगा, ये मत दिखाइएगा। ये कोई शिक्षक नहीं करता है। डायरेक्ट तो कोई नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन क्या इनडायरेक्ट भी नहीं कहता, इनडायरेक्ट भी कोई नहीं कहता, लेकिन क्या उस बच्चों को क्या ऐसी कोई संकेत नहीं मिलते हैं कि जो यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, यहाँ भी ऐसा ही है, तो हम ऐसा करके कुछ क्यों ना कुछ ज्यादा कमा लें। मैं बता रहा हूँ ना कि जब आप समाज में भौतिकतावाद आ जाएगा, हाँ, है ना, जब आपके जीवन में ग्लैमर आ जाएगा, आपको गाड़ी चाहिए, आपको बंगला चाहिए, आपको कोठी चाहिए, आपको ऐशो आराम चाहिए, एहसास कौन दिला रहा है बच्चों को? ये समाज पत्रकारिता थोड़ी कह रही है कि तुम एसी में बैठो, पत्रकारिता थोड़ी कह रही है कि तुम कार से चलो, साइकिल से भी चलते थे, मोटरसाइकिल से भी चलते थे। तो वो पत्रकारिता घंटों घंटों खड़े होते हैं। आप पत्रकार को जाकर देखिए कि घंटों घंटों जब किसी की बाइट लेनी होती तो इंतजार करता है धूप में। आज आप देखिए कि कुल्लू और मनाली और जम्मू कश्मीर में किस तरह की आपदा है। जब सेना और सिंदूर हुआ तो वहां पर किस तरह के पत्रकार अपनी जान हथेली पर लेकर पत्रकारिता कर रहे थे। तो ऐसा थोड़ी है कि पत्रकार बिल्कुल ही बिक गया है, ऐसा नहीं है। तो उसके अंदर वो है, आज भी है। हम सबको एक साथ, मुझे लगता है कि एक साथ उसको ठीक करने की एक पहल करनी पड़ेगी। इतना भी बुरा नहीं है मुझे लगता है। और मेरा एक मानना है कि जिस थाली में खाओ उसमें छेद मत करो। सीधी सी बात है। अगर आपको वो ज्ञान है, अगर आपको उस चीजों की दूरदर्शिता पता है तो ये जो आपने अभी बात कही, जिस थाली में खाओ उस थाली में छेद मत करो। हाँ। अब ये पत्रकार क्या करते हैं कि जिस थाली के लिए काम कर रहे हैं जी, वहां से खाते हैं जी, तो उसमें वो छेद कैसे करें? मतलब कैसे करें? तो ये चीजें तो उनको समझनी चाहिए ना कि कितना खाना है। अच्छा। भाई जाएगा तो पेट के ही अंदर ना। हाँ। आप गले तक भर देंगे तो आपके लिए बदहजमी हो जाएगी। आप उतना ही खाइए जितना ईश्वर ने आपको दिया है जीवन जीने के लिए। आप क्यों ऐसी जीवन, अब या तो आप भेड़ चाल चल लीजिए कि उसके पास कोठी है, उसके पास कार है, उसके पास बैंक बैलेंस है, तो फिर आप पत्रकारिता छोड़कर आप बिजनेस क्यों नहीं करते? आप बिजनेस करिए, पत्रकारिता छोड़ दीजिए। सीधी सी बात है, अगर पत्रकारिता करनी है तो इतने ऊंचे सपने, इतने ऊंचे नहीं सपने नहीं देखना है। मुझे लगता है कि सपने देखना तो बहुत अच्छी बात है, हर व्यक्ति को देखना चाहिए। क्यों, कोई गलत नहीं है। अगर कोई इंसान है, पत्रकार है, तो वो क्यों नहीं मेहनत करके कौन आगे नहीं बढ़ना चाहता? भाई मेहनत करिए, आप आगे बढ़िए। आप एक छोटे से पत्रकार के तौर पर आप कहीं नौकरी लीजिए और आप बनिए पत्रकार। और बहुत कम उम्र के आप देखिए संपादक बने हुए हैं, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत कम उम्र के संपादक हैं। तो ये उपलब्धि है उनकी मेहनत की, तभी तो वो उस ओहदे तक पहुंच पाए। इस पीढ़ी के लिए अगर पत्रकारिता की बात की जाए तो वो एक करियर के रूप में देखते हैं। हाँ। समाज सेवा के रूप में पत्रकारिता बनी थी, पत्रकारिता लोग करते थे। जी बिल्कुल। लेकिन अभी जो भी बच्चे जहां कहीं भी पढ़ते हैं, पत्रकारिता की पढ़ाई करते हैं जी, वो सिर्फ इसे एज अ करियर ही देखते हैं। इसके बारे में आप तो क्या करियर को आप सीधे से बोलिए ना, रोजगार के अवसर में देखते हैं। तो ये हमें और आपको समाज में बताना पड़ेगा कि ये सिर्फ रोजगार नहीं है, आपका नैतिक दायित्व है। भारत, ये देश रोजगार नहीं है, नहीं ऐसा अगर हम कहते हैं तो कोई अलग गलत बात नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पत्रकारिता, जब पत्रकारिता होती थी, अभी तो पत्रकारिता मैं नहीं मानता कि हो रही है, ये वही चीजें बताई जाती हैं। लेकिन यदि आज के समय में जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं वो सिर्फ इसे एज अ करियर ही देख रहे हैं, समाज सेवा बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, क्या इस बात को आप मानते हैं? देखिए, पत्रकार समाज सेवा नहीं कर रहा होता तो कोविड से लेकर इतनी बड़े बड़े हमारे वहां आपदा हुई है, तो पत्रकार ही तो जाता है वहां माइक लेकर, कैमरा लेकर, अपनी जान हथेली पे लेकर जाता है ना। तो अगर कोई चीज क्षीण हो रही है, क्षति हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो उसको ठीक किया जाए। समाज की ऐसी रचना करिए कि जो व्यक्ति पत्रकारिता करने आ रहा है वो सिर्फ करियर रोजगार ही न समझकर उसका अपना दायित्व जो है देश के, समाज के प्रति उसकी जो संवेदनाएं हैं वो जीवंत रहे। उसको कोई भी गलत फैसला या गलत खबर दिखाने के पहले, गलत फैक्ट देने के पहले, गलत बात कहने के पहले उसको समझना चाहिए कि नहीं, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मैं भारत का नागरिक हूं और भारत के नागरिक होने के नाते मुझे गलत चीजें नहीं करनी है। तो वो अगर उसके अंदर जीवंत है तो कोई दिक्कत नहीं है, पत्रकारिता और उत्कर्ष पर और एक शिखर पर पहुंचेगी और पहुंच रही है।
अच्छा, इन बातों को जो आप अभी बता रहे हैं, एक तो तरीका है कि मैं कुछ बच्चों को यहाँ बिठाऊं और उनको बोल दूं, जी वो सीख लें। जी। क्या कोई ऐसी प्रक्रिया, कोई ऐसी विधि, कोई ऐसा सिस्टम और है जिनकी मदद से मैं ये सारी चीजें उनको प्रैक्टिकली दिखा दूं, ताकि वो ये बात समझ जाए कि पत्रकारिता ये है, ये नहीं है? देखिए, इसमें प्रद्युमन जी मैं कह सकता हूं कि कोई एक आदमी अकेला काम नहीं कर सकता, सबको मिलकर थोड़ा 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 करना पड़ेगा। मैं एक शिक्षक हूं और जैसे कहा जाता है कुम्हार एक माटी को आकार देता है, तो आप आकार दीजिए। आप उसके अंदर जो नैतिकताओं की क्षति हुई है, उसकी समझ की जो क्षति हुई है, भागने की दौड़ है, पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है, जल्दी चलना है, जल्दी पाना है, वो उसके अंदर आप गुणों को जो क्षति हुई उसको पूर्ति कर दीजिए समाज को। तो सिर्फ पत्रकारिता क्या, पूरा समाज हर चीज में बेहतर निकल कर आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। मतलब और उसमें सिर्फ एक शिक्षक ही नहीं, सभी को एक साथ मिलकर इस समाज के लिए, इस देश के लिए हमें ये पहल करनी पड़ेगी। अगर हम नहीं करेंगे तो हमें, यदि एक शिक्षक चाहे भी ऐसा करना जी, तो क्या किसी एक संस्था से वो जुड़ा है तो वो उसे मदद करने देती है? मुझे लगता है कि शिक्षक के पास अपना एक बहुत बड़ा औरा है, मुझे लगता है उसका एक दायरा है। शिक्षक जब विद्यार्थियों के सामने खड़ा होता है तो विद्यार्थी जो है वो के बारे में बात कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं ना, आप भाई, संस्था क्या, शिक्षक जो पढ़ा रहा है तो क्या संस्था बार बार झांकने जाएगी कि क्या पढ़ा रहे हो क्या नहीं पढ़ा रहे हो? नहीं ना। तो वो अपनी शिक्षा के माध्यम से वो इतना परंगत, निपुण, सत्य मार्ग, सही मार्ग, गलत, सही, अच्छा, बुरे का ज्ञान दे दे। बाकी उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो कैसा करेगा कैसा नहीं करेगा। आपके हाथ में जितनी चीजें हैं उसको अच्छी तरीके से करें। आप अपने दायित्व का निर्वहन, मैं अपने दायित्व का निर्वहन अच्छी तरह से करूंगा तो मैं कह सकता हूं कि मैं सुधरूंगा, जग सुधरेगा। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं अगर सुधर जाऊं तो जग सुधार लूंगा। और हर चीज को नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए कि कुछ चीजें अच्छी हैं। अगर हम खेत में जाइए तो अगर कोई फसल होती है तो उसके आसपास झाड़ फूस लगी जाती है, तो क्या मतलब झाड़ फूस क्या खेती करना बंद कर देंगे? नहीं ना। तो वो तो एक है, जो चीजें हैं कुछ ना कुछ अच्छी भी होंगी बुरी भी होंगी। चलिए, कुछ ऐसे प्रश्न मैं अब पूछता हूँ, वन लाइनर प्रश्न है और थोड़ा इसको संक्षेप में उत्तर दीजिए। जी जी जी। क्या पत्रकारिता के छात्र को जी धार्मिक होना चाहिए? ये व्यक्तिगत प्रश्न है, मुझे लगता है कि धर्म नहीं, ये इसमें कोई वो बात ही नहीं है। ये तो व्यक्तिगत प्रश्न है। व्यक्ति को कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए, ये उसका निर्णय मेरे कहने से थोड़ी होगा। कैसे असर पड़ता है उसके? आस्तिक होना जरूरी है मुझे लगता है, लेकिन अंधविश्वासी होना गलत है। और जब आस्तिक होगा तो आस्तिक का पर्पस या महत्व ये है कि आप सकारात्मक रहेंगे, और जो लोग सकारात्मक होते हैं वो हरदम अच्छे कार्य करते हैं, वो अपनी नैतिकताओं को याद रखते हैं, समाज, देश, राष्ट्र वो ऊपर सर्वोपरि रखते हैं। तो मुझे लगता है सकारात्मक होना चाहिए, आस्तिक होना चाहिए, अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। एक पत्रकार क्या एक वही पत्रकार है जो सवाल पूछ रहा है, जिसके हाथ में माइक है? नहीं, मैं नहीं मानता। फिर जो लिख रहा है वो भी पत्रकार है, जो छाया चित्र ले रहा है, फोटोग्राफर है वो भी पत्रकार है, जो एडिटिंग कर रहा है वो भी पत्रकार है। हर आदमी जो संस्थान से जुड़ा हुआ है उसके उसके द्वारा किया गया एक भी कार्य वो पत्रकार की श्रेणी में आता है। वो श्रमजीवी पत्रकार में कैटेगरी कर दी गई, वो बात अलग है। लेकिन पत्रकारिता में समाज को कुछ भी प्रेषित हो रहा है और उस संस्थान से जा रहा है, वो पत्रकार के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। मैं मान सकता हूं कि जो अखबार को छापने वाले लोग जो मशीन में खड़े होते हैं, वो छापते हैं, उनकी भी बड़ी भूमिका है। अगर वो बीमार हो जाए तो शायद मशीन बंद पड़ जाए। मशीनें हैं लेकिन चलाएगा तो इंसान ही।
खबर लिखने के बाद अगर खबर को टाइप ना किया जाए या खबर को सही आरेख ना दिया जाए या रूपरेखा उसकी जो पृष्ठ सज्जा नहीं की जाए तो खबर कोई मतलब नहीं है। अगर फोटो नहीं होगी तो खबर का क्या महत्व है। तो हर व्यक्ति का मतलब मुझे लगता है कि पत्रकारिता में महत्व है अपना, वो भी पत्रकार है जो उन पत्रकारिता को लेकिन कानून की दृष्टिकोण से जैसे श्रमजीवी पत्रकार जो बताए गए हैं वो एक कैटेगरी में रखे गए कि यही एक श्रमजीवी पत्रकार माने जाते हैं, तो वो अपनी कानून व्यवस्था उस पर मैं कुछ टीका टिप्पणी नहीं कहूंगा। एक और प्रश्न इसमें अगर मैं जोड़ूं कि क्या पत्रकार को ऐसी कोई भी गतिविधि के दौरान जैसे पकड़ लिया जाता है जी पिकते हुए या फिर अपना मतलब किसी के पक्ष में ज्यादा बोलते हुए, हाँ, अगर ऐसे को तो क्या उसके लिए कोई सजा? बिल्कुल है। जैसे क्या सजा जो एक आम इंसान को है, अगर वो गलत खबर दिखा रहा है तो संपादक के जरिए नहीं, मैंने कहा कि जो व्यक्ति अगर किसी के पक्ष में ज्यादा बोल रहा है, अगर वो अपने आप को पत्रकार कह रहा है, मैं अपने आप को पत्रकार कह रहा हूं और मैं एक व्यक्ति को पकड़ूं और उसी की तारीफ करूं, दिन भर वो करूं, तो क्या इसके लिए कोई सजा है? क्या उसके लिए उसको कुछ दंड मिलता है? देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी है, आप वो बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एक आदमी किसी को अच्छा दिखा रहा तो दूसरा आदमी बुरा भी तो दिखा रहा होगा। लेकिन हाँ, ये एक जानबूझ के रचा हुआ ड्रामा है कि किसी को एक प्रसिद्ध बता देना या प्रसिद्ध बना देना गलत है। मुझे लगता है कि उसको पत्रकारिता एक बीच की कड़ी। यदि ये अभिव्यक्ति की आजादी है जी, तो पत्रकार कहना ही क्यों है? अगर पत्रकार कह रहे हैं तो पत्रकार की अपनी एक सीमा है, अपना एक नैतिक मूल्य है, उनका नियम है कि ये करेंगे। फिर ये आ जाता है अभिव्यक्ति की आजादी जो हर व्यक्ति को प्राप्त है। तो ये किस तरीके से हम देखिए, पत्रकार का जो नाम दिया गया पत्रकार, पत्र को जो अपने शब्दों के द्वारा अपने लेखन के द्वारा जो कलाकारी थी, जर्नलिज्म इज आर्ट, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। अगर वो आर्टिकल लिखता है, क्राइम रिपोर्ट लिखता है और स्पोर्ट्स लिखता है, अर्थशास्त्र पे लिखता है, तो ये कला है कि उसको वो फीचर भी लिखता है, वो लेख भी लिखता है, वो साक्षात्कार भी देता है, उसको कितना मार्मिक चित्रणों से ये करता है, वो शब्दों के साथ किस तरह से एक माला में पिरो के रखता है, गागर में सागर भरने की कोशिश करता है, एक मर्म। अब तो जब वो प्रिंट पत्रकारिता थी तब की बात एकदम अलग थी, तब तो तस्वीरें भी बहुत कम हुआ करती थी, तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, तब डिजिटल मीडिया नहीं था, तो आप उन खबरों को पढ़िए, ऐसा लगता था कि जैसे आपके सामने वो तस्वीर चल रही है। वो भी एक पत्रकारिता थी। लेकिन अब पत्रकारिता के आयाम बदले, लोग चिल्ला के बात करते हैं, विजुअल्स के जरिए डालते हैं, बाइट्स डालते हैं, तो वो भी एक पत्रकारिता है। लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो समय बदलता जा रहा है। तो जब समय बदलता है तो समय के हिसाब से यही है कि जो लोग पसंद कर रहे हैं वही सत्य है और वो चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो एक आदमी ही बता रहा है कि ये सत्य है तो उसको कोई सब लोग माने, ऐसा नहीं है। पढ़े लिखे हैं लोग, भारत में पढ़े लिखे लोग हैं। जो आप कितना भी चीख लें और चिल्ला लें, जो सही है वो सही रहेगा और जो गलत है वो गलत ही रहेगा। हाँ, नैरेटिव अगर आप खड़ा कर रहे हैं, आप एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं ना कि गुब्बारे में हवा भर दीजिए, लेकिन कुछ देर बाद तो गुब्बारा नीचे धरातल पर आ ही जाएगा। पत्रकारिता में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लेखन, प्रस्तुति या टेक्नोलॉजी? छात्रों को आप कैसे मतलब ये बताते हैं कि महत्वपूर्ण क्या है? मुझे लगता है पत्रकारिता में पत्रकार बनने के लिए एक अच्छा इंसान बहुत जरूरी है, सबसे पहला। अच्छा इंसान की परिभाषा क्या है? अच्छा इंसान का मतलब उसकी अपनी जो नैतिकताएं हैं वो उसको मालूम होनी चाहिए कि उसकी क्या जिम्मेदारी है समाज के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति। उसकी जिम्मेदारी वो सिर्फ पत्रकार का मतलब ये नहीं है कि वो अभी के समय में तो ये पता लगाना कि अच्छा इंसान जिनके पास ये ज्ञान हो कि उनके ऐसा नहीं है। लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। अगर अच्छाई नहीं होती तो आज मुझे लगता है कि पूरा विश्व या भारत नष्ट होने की कगार पे होता। जब आप खुद ही कहते हैं कि चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, तो फिर आज लोकतंत्र है भारत के अंदर, यानी कि अगर लोकतंत्र भारत के अंदर है तो पत्रकारिता चौथा स्तंभ की तरीके से काम कर रहा है। इसी पत्रकारिता ने दिल्ली की सरकार बदली।
शीला दीक्षित की सरकार बदली। अब मैं एक जिक्र की बात करूं, मैं राजनीति के दृष्टिकोण से नहीं जा रहा, तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र मांगेगा, लोग मांगेंगे, उसकी भूमिका वो अदा करनी पड़ेगी, उसका जो दायित्व है पत्रकारिता का करना पड़ेगा। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, उस पत्रकारिता को भी भुगतना पड़ेगा, समाज को भी भुगतना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं भुगतेगा। अब उस प्रश्न पे आते हैं जो मैंने अभी पूछा था कि लेखन, प्रस्तुति और टेक्नोलॉजी, जी, तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण या तीनों कि छात्र के लिए क्या महत्वपूर्ण छात्र है? के लिए सबसे पहले मैंने बोला विद्यार्थी जीवन के लिए एक अच्छा इंसान, दूसरा पढ़ना, पढ़ना, दूसरा, तीसरा लेखन, और तकनीकी के बिना तो वो चल ही नहीं सकता। अगर आज कदम ताल नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, और प्रस्तुतिकरण तकनीकी के हिसाब से आ जाएगी। तो मुझे लगा एक अच्छे पत्रकार के लिए ये गुण बहुत जरूरी है। समय की महत्वता बहुत जरूरी है एक पत्रकार के लिए, ईमानदारी बहुत जरूरी है, देश राष्ट्र सर्वोपरि है वो बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें जब आ जाएंगी, एक अच्छा इंसान होगा तो सब चीजें अपने आप आ जाएंगी, वही एक पत्रकार बन पाएगा। बिल्कुल। मैं बार बार वहीं पे आ रहा हूं सर कि जो पत्रकार बनाए जाते हैं, जो पत्रकार को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं स्कूल्स, विश्वविद्यालय, संस्थान, तो इनका क्या योगदान है इसमें? क्या वो सिखाते हैं, कैसे वो बनाते हैं? बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। आप जिस संस्थान में बैठे हैं, आप गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, इस संस्थान के अंदर आप देखिए कि पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए एक स्टूडियो बनाया गया है, कैमरे हैं, आप इतने सारे कैमरे चलाना, कैसे इन संयंत्रों को एडिटिंग कैसे करी जाती है। एडिटिंग आज के दौर पर, पहले के दौर पर एडोब पर हो जाती थी, अब FCP आ चुका है, उस सॉफ्टवेयर को बताना, लाइव कैसे किया जाता है, ये डिजिटल कैसे किया जाता है, माइक कैसे पकड़ना है, बोलना, शब्दावली, उच्चारण, बॉडी लैंग्वेज, हर चीज की एक अपनी महत्व है। तो ये संस्थान उन चीजों को, और सबसे बड़ी चीज पत्रकारिता में विद्यार्थी को सबसे बड़ी चीज किसी भी क्षेत्र में जाए ना कि पत्रकारिता, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास लाना कि वो भी ये काम कर सकता है। क्योंकि जब वो पत्रकारिता में पहले वर्ष आता है तो वो ये सोच के आता है कि मुझे टीवी पे आना है या मुझे इस चैनल पर आना है, तो वो जो सपना साकार करना है तो उसके अंदर ललकता है, और उसकी ललक, उसकी इच्छाओं को उस संस्थान की जिम्मेदारी बनती है। संस्थान इस ललक को मैं नहीं मानता, हमारे विद्यार्थी क्योंकि मैं बता रहा हूं, अगर 80 एडमिशन हुए, 80 के 80 बच्चों में 80 के 80 तो नहीं, कम से कम 50 बच्चे ऐसे होंगे जो ये चाह रहे होंगे कि मैं एंकर बनूंगा, टीवी पे आऊंगा, तभी मैं इसमें एडमिशन लेता हूं, और यही सपना दिखाकर इंस्टीट्यूट इनको अपने इंस्टीट्यूट में क्या एडमिशन दे देती है। नहीं, हमारे क्या ये साकार होता है? ऐसा मैं नहीं मानता। देखिए, दो बातें हैं कि अगर मैं कहूं आपसे कि कुएं में कूद जाएं तो क्या कूद जाएंगे? आज का युवा ऐसा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि पत्रकारिता को लोग यही समझ, पत्रकारिता की जब आप बात कर रहे हैं, कोर्स की बात करता हूं, तो पत्रकारिता का मतलब सिर्फ पत्रकार नहीं बनता है, उसमें पब्लिक रिलेशन, जनसंपर्क भी है, उसमें फिल्म भी है, उसमें एडिटिंग भी है, उसमें फोटोग्राफी भी है, उसमें डेवलपमेंट कम्युनिकेशन भी है। तो इतने सारे आयाम, किसी आप डॉक्टर में जाएंगे 2 3 4 5 फील्ड में डॉक्टर खत्म, लेकिन इसमें आप कितने आयाम लेकर चल रहे हैं। तो ये पत्रकारिता का बहुत, मतलब ये संगम है पत्रकारिता। आपको राजनीति शास्त्र पढ़नी पड़ती है, समाज शास्त्र पढ़ना पड़ता है, आपको वैल्यू एजुकेशन पढ़ना पड़ता है, आपको डेवलपमेंट पढ़ना पड़ता है, सब अकेले पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल अकेले ही पढ़ेंगे, डॉक्टरी भी तो अकेली पढ़नी पड़ती है आपको। संस्थान क्या करते हैं? पढ़ाते ही, और क्या करती है? पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ाती है। और अगर वो नहीं पढ़ा रही तो ये उसकी गलती है, पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि हथेली में सरसों जमाने की, अगर बच्चा कुछ सोचे ही ना कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है आगे, तो फिर तो वो आबेल मुझे बार, मतलब कि आप आइए चले जाइए, कोई मतलब नहीं। बच्चे को, विद्यार्थी को तो खुद जागरूक भी होना पड़ेगा और आगे बढ़कर काम भी करना पड़ेगा। अच्छा सर, एक बात बताइए जी, अगर आपको आज मौका मिले जी कि आज के जो पत्रकार की व्यवस्था है, पत्रकारिता की व्यवस्था है भारत में जी, इसको सुधारने का, तो इसमें कौन सी ऐसी खामियां हैं जिसे आप सुधार सकते हैं, और आप क्या सुधारेंगे? देखिए, मेरे हाथ में ना तो नहीं, अगर मिले, हाँ, मैं मान लीजिए मेरे पास जो नहीं भी मिला है वो भी मिला हुआ है मुझे, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ।
जी। तो मुझे लगता है मेरी अपनी पहली जिम्मेदारी सबसे बड़ी है कि अगर विद्यार्थी भ्रमित है तो उसका भ्रम दूर करो, सही मार्ग दिखा लो। पत्रकारिता पे आते हैं, पत्रकारिता के लिए बात कर रहा हूं मैं अगर मेरी बात सुनो, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पत्रकारिता अभी भ्रमित है? नहीं, वो दिशा में भ्रमित है, किसी चीज में भ्रमित है वो छात्र भ्रम। मैं पत्रकारिता की बात कर रहा हूँ। अगर पत्रकारिता को सुधारने का मौका मिले आपको भारत में, तो कौन सी ऐसी खामियां हैं पत्रकारिता में अभी की स्थिति में? मैं पत्रकारिता में अगर कुछ सुधार करना चाहूंगा तो जो पत्रकारिता के जो विद्यार्थी उनके जीवन पर मैं ज्यादा काम करूंगा और वो अपने आप पत्रकारिता सुधर जाएगी, अच्छी हो जाएगी। जब वो विद्यार्थी पत्रकार छात्रों के बारे में बात नहीं कर रहा, वही तो जाएंगे कल को पत्रकारिता में पत्रकारिता करने, तो जब मैं इनको सुधार दूंगा तो पत्रकारिता अपने आप अच्छी हो जाएगी। अच्छा छोड़िए इसके, पत्रकारिता के जो अभी की पत्रकारिता उसमें खामियां कुछ बताइए कि अभी क्या खामियां, कुछ इतने फायदों के बारे में। डिजिटल होने से बड़ी भागम भाग है। अच्छा, कौन जल्दी दिखा सकता है, कौन व्यूअरशिप जितनी जल्दी ले सकता है, और उसमें मिर्च मसाला इधर का उधर बताने की एक नाट्य रूपांतरण तरीके, तथ्यात्मक बातें हैं, सत्य है, जो इतनी बातें उतनी बात करें, एक ही बात को पूरा 24 घंटे चला रहे हो, क्या मतलब है? मुझे जो लगता है एक समय होता है, चर्चा करिए, मुद्दे अच्छे हो, लेकिन विषय से ही भटक जाते हैं, चिल्ला चिट होने लगती है, ये कोई मतलब नहीं है। ये पत्रकारिता नहीं बताती है। मुझे लगता है लेखन में भी, जैसे जब बात करें तो लेखन में बाइलिंगुअल जो भाषा आ गई, हिंदी भी, अंग्रेजी भी आ गई है, इंग्लिश भी आ गई है, तो ये हमें सुधार करना पड़ेगा। ये शिक्षक को, संस्थानों को, सबको सुधार करना पड़ेगा, और ये सिर्फ मेरे करने से नहीं, निचले स्तर से होगा। आपको लगता है ये हो पाएगा? बिल्कुल संभव है, दिन प्रतिदिन बदतर होता जा रहा है। बिल्कुल संभव है, ऐसा कुछ भी संसार में असंभव नहीं है जो नहीं किया जाए। मनुष्य के द्वारा हर चीज संभव है। पत्रकारिता में ये बदलाव अगर आए तो ये कैसे आए? क्या ये संभव इस प्रकार है? क्योंकि देखिए, जब शुरुआत हुई ये, जैसे कि आपने बात किया कि बात को दिन भर एक ही बात बताया जाता है, तो ये जब वहां चल रहा होता है टीवी चैनल पे, तो यूट्यूब पे भी कुछ जगह पे यही चीज चल रहा होता है, तो ये वहां से बढ़ा, यहाँ आया, और यहाँ के बाद भी और बढ़ते ही चला जाता है, एक दूसरे को फॉलो करते रहते हैं। इंग्लिश भाषा की बात की आपने, न्यूज़पेपर में अगर ये लिखा जा रहा है, तो कोई और न्यूज चैनल अगर एक पैराग्राफ में 4 ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी के हैं, तो वो अगले न्यूज़पेपर में आप देखेंगे वहां 8 हो जाते हैं। तो ये दिन पर दिन ये बढ़ता चला जा रहा है। जो ये चेंज हम लाने की कोशिश, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये और बढ़ता चला जाता है। तो इसको किस तरीके से लाया जाएगा? संभव कैसे नहीं है? देखिए, फिर मैं वही बात कर रहा हूं कि एक अकेले से कुछ नहीं होगा। पत्रकारिता जो पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, उनको बताना, उनको समझाना कि पत्रकारिता का मकसद क्या है, पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए, ये हम उनको अभी से बता देंगे तो मुझे लगता है कि जब वो उस रण में जाएंगे। देखिए, योद्धा जब युद्ध में लड़ने जाता है तो ऐसा थोड़ी होता है कि उसने अंग वस्त्र पहन लिया और वो रण में कूद गया ना। उसको तलवार चलाना आना चाहिए, उसको घुड़सवारी करनी आनी चाहिए, उसको तीर कमान चलाना आना चाहिए। ये जब आप सिखाएंगे तब वो अपने किससे, दुश्मन को पराजित कर पाएगा। अगर हम उसको वो अभ्यास नहीं कराएंगे तो अभ्यास, और मैं समझता हूं कि पत्रकारिता आज लगभग 70 से 80% प्रैक्टिकल है। 70 से 80% थ्योरेटिकल चीजें रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अगर आपकी समझ में, आपकी दूरदर्शिता में, आपकी मानसिकता में, आपके विचार में सही चीजें आ गई तो मुझे लगता है कि आप अच्छे पत्रकार बना ले जाएंगे, और बन रहे हैं। और बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक है सर, आज के अगर मास कम्युनिकेशन के भविष्य को देखा जाए तो क्या ये ग्लोबल हो रहा है या लोकल हो रहा है या दोनों हो रहा है? ये ग्लोबल हो रहा है, और लोकल जिसको आप कह रहे हैं वो ग्लोबल भी हो जाता है। एक छोटे से गांव में बड़ी घटना कब वो विश्व स्तर पर बन जाए कोई भरोसा नहीं होता। समझ रहे हैं? आज मास कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं। मास कम्युनिकेशन के बच्चे जो पढ़ने आते हैं जी संस्थानों में जी, वो ग्लोबली क्या इतने परिपक्व होते जा रहे हैं, और धीरे धीरे वो चीजें हो रही हैं कि वो ग्लोबली कर रहे हैं काम, और ग्लोबली जाएंगे भी, कर भी रहे हैं। कि अगर आपने देखा होगा BBC चैनल है,
भारत में क्यों उसने इतनी जल्दी अपना डिजिटल में और टेलीविजन के तौर पर काम किया था, अब डिजिटल पर ही ज्यादा चल रहा है। तो ये ग्लोबली है, ये इसके नतीजे बहुत अच्छे हैं कि आप एक हमारे विद्यार्थी थे, जब सिंदूर चल रहा था तब पाकिस्तानी मीडिया उस हमारे संपादक का बाइट ले रही थी। तो ग्लोबली है चीजें, हमें एनालिसिस करने में मदद मिलती है कि अमेरिका ने, ट्रंप ने, वहाँ की मीडिया ने क्या लिखा। तो ये हमारे पत्रकार बड़े अच्छी तरीके से समझ होती है, तभी वो पढ़ते हैं, जब समझते हैं तब वो लिखते हैं, तब वो बोलते हैं। तो ग्लोबल तो हम हुए हैं और हम भारतीय पत्रकार जाकर विश्व में परचम लहरा रहे हैं और उसकी अच्छी कवरेज जो अंतर्राष्ट्रीय है, मुझे लगता है पिछले 10-15 वर्षों में, 10-12 वर्षों में जो वैश्विक पत्रकारिता थी वो उसको विकास मिला है, उसको बढ़ावा मिला है और अच्छी तरीके से अच्छी दिशा में चल रही है। सर बहुत ही गहन चिंतन और मंथन किया हमने पत्रकारिता के हर एक आयाम पे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आज के समय में बच्चे जो पत्रकारिता पढ़ने आ रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सलाह और कुछ किताबें अगर आप रिकमेंड करें, क्योंकि आपने बार बार पढ़ने का जिक्र किया, तो बच्चे भी जो देख रहे होंगे उन्हें लाभ होगा। देखिए, सबसे पहली चीज कि उसके अंदर विद्यार्थी के अंदर सकारात्मकता होनी चाहिए। उससे भी पहले ये कह सकते हैं एक अच्छा इंसान बनने की काबिलियत, उसकी जो गुणवत्ताएं हैं, जो एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, वो कैसे बना जा सकता है। दूसरा, धैर्य। इसके बाद पढ़ना और लिखना। हम भारतीय इतिहास को पढ़ें, हम महाभारत को भी पढ़ें। भारतीय इतिहास को अगर हम पढ़ें तो हम भी सुन रहे हैं कि कई जगह पे वो बदला भी जा रहा है। ये विवाद का विषय, मैं उस पर बात नहीं करना चाहूंगा। बच्चे को पढ़ना तो है क्या भारतीय इतिहास, अगर वो कहाँ से पढ़े, वो अगर अभी पढ़े तो कई किताबों में ऐसी बदलाव कर दिए गए हैं जो हमें, अगर कहीं कोई बदलाव हो रहा है तो उसके, आप पत्रकार हैं, आप पत्रकारिता करने जा रहे हैं तो आप उसकी तह में जाइए और तह में आप खोज के लाइए कि सत्य क्या है। क्या आपका काम है कि हर काम सरकार करेगी, क्या हर काम एनसीईआरटी करेगी? ये हमारा दायित्व बनता है कि सच क्या है, हम सच को खोजें और पत्रकार सच को खोजता है। तो मुंशी प्रेमचंद को पढ़ें, गोदान पढ़ें, सब चीजें पढ़ें और अच्छे अच्छे फणिका रेणु को पढ़ें, रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ें, है ना। तो ऐसे बहुत सारे साहित्य को जितना पढ़ेंगे, इतिहास को जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा। और सबसे बड़ी चीज, एक पत्रकार बनने के लिए सबसे बड़ी बात है कि अखबार पढ़ें और अखबार का पहला पन्ना और संपादकीय पृष्ठ हर पत्रकारिता के विद्यार्थी को रोज पढ़ना चाहिए। और पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो चिल्ला के पढ़ रहा है, पढ़ने का मतलब है उसको पढ़ने के साथ साथ एक रजिस्टर में क्लिष्ट शब्द, डाटा, फैक्ट, ये सब चीजें करें। हमने पढ़ना कम कर दिया, हमने लिखना कम कर दिया, इसलिए वो सब चीजें आजकल भाषा में आ गई हैं। हम बोलने में विश्वास करते हैं, हम दिखाने में विश्वास करते हैं, विजुअल्स। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जब हमें किस्से कहानियां सुनाई जाती थी तो वो किस्से कहानियां कहीं पढ़ी लिखी जाती थी, तभी तो हम जान पाते थे। तो पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ लिखना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज, सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए और देश का और राष्ट्र का और समाज का एक नैतिक जो जिम्मेदारी आपकी एक पत्रकार होने के नाते बनती है, उसको पूर्ण करिए, समझिए, पढ़िए। ठीक है, ये आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इस पॉडकास्ट का मूल उद्देश्य यही है कि आप इतिहास को, साहित्य को पढ़िए तो वर्तमान सुधरेगा और भविष्य बनेगा। पूरी पॉडकास्ट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंथन चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।